प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आजकल प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। ऐसे में आप अपनी फसलों को शीतलहर से बचाने के उपयुक्त उपाय करें। साथ ही साथ हमारे वो किसान भाई जो मुर्गी पालन करते हैं, वो भी मुर्गियों में इस समय बर्ड फ्लू आने की संभावना है, तो आप समय पर इनमें टीकाकरण कराएं और दूसरे जो भी संभावित उपचार हो सकते हैं वो करें। और आइए अब देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, दुधारू पशुओं में अक्सर प्रजनन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो आप इनका निदान किस प्रकार से करें, ये देखने से पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। पौधों की वृद्धि में खाद और सिंचाई का है विशेष महत्व। किसानों को खरीफ सीजन में मिल सकता है खेती के लिए नैनो नाइट्रोजन। और मसालों का हब बनता जा रहा राजस्थान। चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को रबी फसलों के रखरखाव, पौधों की वृद्धि में खाद और सिंचाई के महत्व के बारे में बताया गया। कृषक भारती कोऑपरेटिव सहकारी संस्था ने अपने अंगीकृत ग्राम समूह कार्यक्रम के अंतर्गत महिला किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने का एक कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विपणन कार्यालय से आए वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक देशराज विश्नोई, क्षेत्रीय प्रतिनिधि कृभको, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि पवन भादु ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर महिलाओं व किसानों सहित 60 सदस्यों ने हिस्सा लिया। विश्नोई ने बताया कि कृभको द्वारा समय समय पर किसानों, महिलाओं और ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। नैनो नाइट्रोजन खेतों में यूरिया के स्थान पर जैविक रूप से बढ़वार का काम करेगा। साथ ही बार बार सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एशिया की सबसे बड़ी किसानों की सहकारी संस्था इफ्को के ट्रायल में सफल साबित होने के बाद नैनो नाइट्रोजन इसी साल खेतों तक पहुंच सकती है। 3 साल ट्रायल के बाद फरवरी अंत तक सरकारी स्तर पर नैनो नाइट्रोजन के पेटेंट की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सीकर स्थित इफ्को के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी ने बताया कि पेटेंट की प्रक्रिया पूरी होते ही किसानों को खरीफ सीजन की खेती के लिए नैनो नाइट्रोजन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए गुजरात में स्थित नैनो प्लांट में बड़े स्तर पर नैनो नाइट्रोजन तैयार किया जा रहा है। नैनो नाइट्रोजन का इस्तेमाल फसलों में यूरिया के स्थान पर अच्छी बढ़वार के लिए किया जाएगा। इससे रासायनिक खेती में भी कमी आएगी। नैनो नाइट्रोजन खेतों में यूरिया के स्थान पर जैविक रूप से बढ़वार का काम करेगा। इसका यूरिया की तरह किसान अनाज, फल, सब्जी आदि की फसलों में उपयोग कर सकेंगे। खास बात यह है कि फसल में नैनो खाद का इस्तेमाल करने से यूरिया के मुकाबले खर्चा भी कम आएगा। दूसरा लाभ यह भी होगा कि बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को अन्य फसलों के मुकाबले मसाला खेती में रोग और कीट रसायनों पर कम खर्च करना पड़ता है। साथ ही अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। अजमेर के तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर गोपाल लाल ने बताया कि राजस्थान और गुजरात को बीजीय मसालों का कटोरा कहा जाता है। देश में लगभग 17 लाख हेक्टेयर पर बीजीय मसालों की खेती की जाती है और 17 लाख टन उत्पादन हर वर्ष किया जाता है। मसालों की खेती से किसानों को परंपरागत खेती के मुकाबले लाभ भी अधिक होता है। किसानों को अन्य फसलों के मुकाबले मसाला खेती में रोग और कीट रसायन पर कम खर्च करना पड़ता है तथा पानी भी कम लगता है। भारत मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता रहा है क्योंकि यह दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। विश्व भर में उगाए जाने वाले कुल 109 मसालों में से
लगभग 60 से अधिक मसाले भारत में उत्पादित किए जाते हैं। इनमें से 22 मसालों की व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती की जाती है। इनमें मुख्यतः मसाला फसलें काली मिर्च, इलायची, लौंग, मिर्ची, अदरक, हल्दी, लहसुन और बीजीय मसाले हैं। राजस्थान में धनिया, जीरा, सौंफ, विलायती सौंफ, मेथी, अजवाइन इत्यादि बहुतायत में होते हैं। भारतीय मसालों की विशेष सुगंध और औषधीय गुणों के कारण व्यापार में इनका विशेष महत्व रहता है। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के उचित मूल्य का इंतजार हमेशा ही रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। कोटा की मंडी में धनिया के भाव 5,600 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द के भाव 6,500 और कोटा की मंडी में सोयाबीन के भाव 4,550 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। जयपुर की मंडी में सरसों के भाव 5,700, जौ के भाव 1,250, बाजरा के भाव 1,400 और ज्वार के भाव जयपुर की मंडी में 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सीकर की मंडी में सरसों के भाव 4,000, जौ के भाव 1,400 और चना के भाव सीकर की मंडी में 3,800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। जोधपुर की मंडी में बाजरा के भाव 1,575 और मूंग के भाव 6,760 रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है, साथ ही दिन व रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए इसी क्रम में देखते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज धूप खिली रहेगी, कुछ क्षेत्रों में धुंध छाई रहेगी, हर घंटे हवा में नमी की मात्रा बदलती रहेगी। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। उदयपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। भरतपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। और अंत में कोटा का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आजकल प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। ऐसे में आप अपनी फसलों को शीतलहर से बचाने के उपयुक्त उपाय करें। साथ ही साथ हमारे वो किसान भाई जो मुर्गी पालन करते हैं, वो भी मुर्गियों में इस समय बर्ड फ्लू आने की संभावना है, तो आप समय पर इनमें टीकाकरण कराएं और दूसरे जो भी संभावित उपचार हो सकते हैं वो करें। और आइए अब देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, दुधारू पशुओं में अक्सर प्रजनन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो आप इनका निदान किस प्रकार से करें। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रदेश पशुपालन में अग्रणी राज्य है। हमारे यहाँ का किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी करता है। पशुपालन करने से उनको नियमित आमदनी मिलती है, लेकिन पशुओं में अक्सर प्रजनन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, जिसके चलते किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचता है। तो आप समय रहते अपने पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं का किस प्रकार से निदान कर सकते हैं, तो आइए मिलते हैं PGIVR के सहायक आचार्य डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव जी से। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई पशुपालन करते हैं, उनके यहाँ पे छोटे बछड़ियाँ होती हैं, और कई बार ये होता है कि किसान भाई समय पर ये देख नहीं पाते हैं कि उनका जो बछड़ियाँ हैं वो ताव में आई या नहीं आई, वो जिसके कारण से पशु अक्सर समय पर गर्भित नहीं हो पाते हैं। तो हमारे किसान भाई इसका किस प्रकार से पता लगाएं कि समय पर पशु ताव में आया या नहीं आया। किसान भाइयों, श्रीमान जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि सबसे पहले बछड़ियाँ जब पैदा होती हैं तो उसके बाद में जब वो प्रजनन काल तक आती हैं, तो वो ऐसा हम क्या प्रबंधन करें, क्या खिलाएं कि वो समय से ताव में आए। सामान्यतः देसी नस्ल है वो लगभग 2-2.5 साल के अंदर में ताव में या प्रजनन चक्र में आती है, लेकिन
कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण, कृमिनाशक दवा नहीं देने के कारण ये प्रजनन चक्र या मध्य चक्र में नहीं आती हैं और एक तरह से ये बांझपन का शिकार हो जाती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है कि पशुओं को नियमित हरा चारा दें और कृमिनाशक दवा नियमित अंतराल से पिलाते रहें, और जिससे उनकी ग्रोथ हो, क्योंकि पशुओं में वज़न का बहुत महत्व होता है। प्रजनन के आने में उम्र से ज़्यादा वज़न का महत्व होता है, तो इसलिए नियमित खनिज लवण दें जिसमें कॉपर, कोबाल्ट, आयरन ये मिक्सचर्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई होते हैं जो उसकी ग्रोथ में और प्रजनन अंगों की ग्रोथ में मदद करते हैं। जैसे ही कोई हीफर बोल दो या फिर कोई वयस्क मादा जो बछड़ा या बछड़ी है या पाड़ी है वो हीट में आता है तो उसमें कुछ बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वो व्याकुल रहता है, बार बार रंभाता है, चिल्लाता है, खूंटे के चारों तरफ घूमता है और पीछे से जो उसके जो बच्चेदानी का मुंह उससे जीरा निकलता है, साफ चिकना जीरा जो बिल्कुल लटकता हुआ दिखाई देता है। इस तरह की चीज़ें हमें सामान्यतः दिखाई देती हैं, तो हमें इन चीज़ों को नज़र में रखना है और जो ही पता चले उसी टाइम उसका एक तरह से रिकॉर्ड रखना है कि आज ये मेरा जानवर हीट में आ गया है। लेकिन हमारे किसान भाई कई बार अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं और वो उसको 3-4 बार गर्भित करवा देते हैं, उसके बाद भी पशु फिर से ताव में आ जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस जो बीमारी को वो कहते हैं फुराव रिपीट ब्रीडिंग नामक बीमारी जो प्रजनन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा बार जब पशु का प्रजनन मध्य चक्र में कृत्रिम गर्भाधान से या फिर नेचुरल तरीके से करवाते हैं, फिर भी पशु ज्ञाभिन्न नहीं हो पाता और वो बार बार हीट में या मध्य चक्र में आता रहता है। पशुपालक को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से हानि होती है, क्योंकि लगभग एक पशु पे प्रतिदिन 100 रुपये का खर्चा आता है और 20 दिन का मतलब या 21 दिन का मतलब 2100 रुपये का सीधा सीधा नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए इस बीमारी के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण आनुवंशिक हैं, जैसे मान लो उसकी जो बच्चेदानी है उसमें मवाद पड़ जाना, कुछ प्रबंधन की कमी के कारण, जैसे गर्मी या ताव में पशु आ जाता है तो उसमें कुछ प्रबंधन की कमी होती है उसके कारण, कुछ हार्मोन का असंतुलन होने की वजह से, और कुछ सीमन क्वालिटी वीर्य की गुणवत्ता जो है उसमें कमी की वजह से ये सारी बीमारियां, या ये एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का पूरा एक समूह है। और आजकल के दौर में अपने गाय भैंसों में सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है। मान लीजिए किसान भाई समय पे पहचान कर कि अपने बछड़ियों का गर्भाधान भी करा दिया और गर्भाधान कराने के बाद में वो गर्भित भी हो गई, क्या पशु गर्भित होने के बाद और ब्याने से पहले भी किसान भाइयों को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिसके चलते पशुओं में कोई आगे जो बछड़े पैदा होंगे वो अच्छे होंगे या उनके जो गर्भाधान में कोई दिक्कत नहीं आए? कोई भी पशु मध्य में प्रजनन चक्र के मध्य चक्र की स्टेज में आता है, मानी अवस्था में आता है, वो अवस्था ऐसी होती है जो किसान भाई पशुपालक कोई भी उसको पहचान सकता है। पूरी जो मध्य चक्र की अवस्था है, प्रजनन चक्र की अवस्था है, उसमें मध्य चक्र की अवस्था ऐसी है जिसमें पशु बाहर के लक्षण देता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि समय पे एआई कराएं। जैसे सुबह यदि हीट में है तो शाम को हीट में एआई करवाएं। यदि पशु शाम को हीट में आया हुआ है, ताव में, गर्मी में आया हुआ है, तो उसकी सुबह एआई या कृत्रिम गर्भाधान जिसको कहते हैं वो करवाएं। अब बात आई गर्भावस्था से संबंधित बीमारियों की। जब एक बार गर्भ ठहर जाता है उसके बाद में गायों में सामान्यतः देखा जाता है 9 माह 9 दिन का गर्भावस्था होती है, भैंसों में 10 माह 10 दिन की गर्भावस्था होती है। इस दौरान भी हमें अपने पशु का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इसमें सबसे पहले जो दिक्कत आ सकती है वो आती है गर्भपात की, जिसको अबॉर्शन भी बोलते हैं। ये गर्भपात कई कारणों से होता है। सबसे पहले तो किसी संक्रमण की वजह से, ट्राइकोमोनियोसिस, ब्रुसलोसिस, इस तरह की बीमारियां हैं जिनकी वजह से गर्भपात होता है। और इस गर्भपात से बचाव का एक इलाज हो सकता है, वो ये है कि जब भी आपको इस तरह की संभावना बार बार लगे तो आप
चिकित्सीय परामर्श लें और उस चिकित्सीय परामर्श के हिसाब से ही उसका आगे की गर्भावस्था का ध्यान रखें। दूसरी जो बीमारी आ सकती है, एक इससे पहले एक बात बताना और मैं भूल गया, उसमें ये है कि जब हम कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए, तो हम एक ठंड का टीका नामक एक टीका आता है वो लगवा लेते हैं उसी टाइम जिस टाइम अपन कभी कृत्रिम गर्भाधान करवाते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसान भाइयों। कृत्रिम गर्भाधान करवाने के 5 से 6 दिन बाद ही ठंड का टीका लगवाना है। अब मेरा आगे का ये था कि गर्भपात के अलावा दूसरी बीमारी वो होता है बच्चे का सूख जाना, जिसको कहते हैं फीटल ममीफिकेशन। जब कभी मान लो गर्भावस्था 4 से 5 महीने की है और उस अवस्था में बच्चे की जो गर्भनाल है उसमें ऐंठन आ गई, उसको खून की सप्लाई नहीं हो रही है, उसको खून नहीं मिल रहा है, इस वजह से बच्चा क्या है सूखने लगता है और बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, उसके आसपास का जो द्रव है वो सूख जाता है। और ये जो बीमारी है ये तब पता चलती है जब हम सोचते हैं कि 9 या 10 महीने की गर्भ पूरा हो गया और हमारा बच्चा जो है वो अब क्यों नहीं हो रहा है। तब जाके पशुपालक भाई या किसान भाई है वो चिकित्सक से पूछने आते हैं, तब जाके इसका पता चलता है कि नहीं ये तो बच्चा सूख ही गया है। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि जब आपकी कृत्रिम गर्भाधान करवाया है और गर्भावस्था आ गई हो तो 2 से 3 माह के अंदर उसका चेकअप या जांच ज़रूर करवा लें और हर 2 महीने 3 महीने में उसका चेकअप करवाते रहें, जिससे ये दिक्कत जल्दी पता चल पाए और हम उसका तुरंत समाधान कर पाएँ। तीसरी जो बीमारी गर्भावस्था में होती है वो होती है बच्चे का सड़ना या गलना। इस बीमारी में क्या होता है कि कुछ संक्रमण के कारण बाहर से अंदर परजीवी प्रवेश कर जाते हैं, जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और उस वजह से बच्चा जो है वो सड़ने और गलने लग जाता है। जब कोई पशु चिकित्सक से आप जब चेकअप करवाते हैं या जांच करवाते हैं तो बच्चा है वो उसकी हड्डियां, गली हुई हड्डियां वो उसको महसूस होती हैं, कभी कभी बाहर भी निकलती हैं और इस दौरान बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और बदबूदार द्रव्य आता रहता है। इसके बाद में चौथी बीमारी हो सकती है, वो हो सकती है ओढ़ांस की प्रॉब्लम या गर्भाश की प्रॉब्लम। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बच्चेदानी के अंदर होता है लेकिन कुछ हार्मोनल असंतुलन की वजह से, कमजोरी की वजह से, पशु की कमजोरी की वजह से वो गर्भाश या ओढ़ांस की समस्या आ जाती है बच्चेदानी के मुख की, जिसको वेजाइना या सर्विक्स एवं सर्विक्स बोलते हैं। तो इस समस्या का भी समाधान करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे पशु हैं उनको प्रजनन करने से बचाएं यदि पहले से पता है, और यदि समस्या आ भी जाती है तो समय पे उसका उपचार चिकित्सक से करवाएं। कुछ देसी बातें जो अपन कर सकते हैं घर पे, उसमें ये है कि आगे का हिस्सा जो पशु का जो मुंह का हिस्सा है वो थोड़ा ढलान पे रखें और पीछे का हिस्सा जहाँ से गर्भाश दिखा देता है वो ऊंचाई पे रखें। नेक्स्ट जो अगली वाली समस्या, 5वीं समस्या, वो गर्भाशय के ऐंठन की समस्या है। गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है और बच्चा जो पल रहा होता है वो गर्भाशय के एक हॉर्न में पल रहा होता है। तो उस एक हॉर्न का पलटी मार जाना, उसके कारण ऐंठन हो जाती है और एक तरह से मुड़ाव आ जाता है। ये समस्या 6 से 7 माह पे हो सकती है या फिर जब गर्भ के गिरने की या प्रसव की अवस्था होती है उस समय हो सकती है। इस समस्या में क्या होता है कि जब ये प्रसव के समय होती है तो 1-2 दिन पहले तो ऐसा लगता है कि थनों में गादी सूजी हुई है, दूध उतर रहा है, लेकिन अचानक से गायब होने लगता है। पशु को पेट दर्द की सी शिकायत महसूस होती है। तो इस अवस्था में तुरंत आप चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है। गर्भाशय में ऐंठन आ गई तो बच्चा अपने आप सही तरीके से नहीं आ सकता। वो जब तक सही नहीं होगी तब तक वो इसका उपचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब, जब पशु का गर्भाधान होने के बाद से लेके उसका पूरा गर्भकाल अच्छे से निकल गया, उसके बाद पशु ब्याता है, क्या पशु ब्याने के बाद में भी कोई प्रजनन संबंधी समस्याएं, विकार उत्पन्न होते हैं जिसका पशु के स्वास्थ्य पर और या उसका जो उत्पादन है उस पर कोई फर्क पड़ता हो? ये आपने बहुत ही बढ़िया, सबसे अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण फैलने की जो दर है वो इसी समय होती है।
प्रसव के समय उसके बाद गर्भाशय का मुंह खुला रहता है, जो भी बाहर के संक्रमण बैक्टीरिया जीवाणु हैं उसके घुसने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें सबसे पहली समस्या ये हो सकती है, इस टाइम भी गर्भाश दिखा सकती है पशु। उसमें क्या होता है कि जो बच्चेदानी होती है, जिस पे छोटी छोटी गांठें होती है गाय भैंसों में, वो पूरी की पूरी बच्चेदानी ही बाहर आ जाती है। तो इस तरह से क्या है, पूरा का पूरा अंग बाहर आ गया, जिससे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आगे की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए यही है कि आप पशु का साफ़ सुथरी जगह पे रखें, उसका बार बार उसको देखते रहें, और यदि ऐसी दिक्कत लगे तो पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से एक घोल बना के उसको आप धो दें और तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। दूसरी जो कॉमन जो सामान्य जो समस्या है वो है जेर का नहीं गिरना। जेर का नहीं गिरना एक बहुत ही सामान्य वाली अवस्था जो हर पशुपालक किसान भाई कभी न कभी अपने पशु के अंदर देखता है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो बच्चा समय से पहले हो जाए, गर्भ में गर्भाशय के साथ जो है वो ज़्यादा जोर से जुड़ा हो, या फिर थोड़ा दुर्बल पशु हो, उसके मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो। तो इसमें भी सामान्यतः भ्रांति रहती है कि जब तक हम पशु का खीस या दूध नहीं निकालते हैं जब तक जेर नहीं गिरे, जबकि बात सही इससे उलट है। हमें पशु का खीस या दूध निकालना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है और वो बच्चेदानी को संकुचन करने में मदद करता है, जिसके कारण जेर गिरने में आसानी होती है। तो मेरा पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें। जो हमारे किसान भाई पशुपालन करते हैं कि पशु ब्याने से बाद में उनका खान पान का किस प्रकार से ध्यान रखें कि जब उनका जो अगला साइकिल आता है, जो फिर से वो ताव में आएंगे, फिर से उनको गर्भित करवाना है, तो क्या पशुओं में जो हम खान पान करवाते हैं क्या उसका भी असर पशुओं के प्रजनन पर पड़ता है? पशुओं का खान पान का सीधा प्रजनन पर असर पड़ता है, क्योंकि कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जैसे कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, ये हम मनुष्यों जैसे जितना आवश्यक है उतना पशुओं के लिए भी आवश्यक हैं और प्रजनन के लिए आवश्यक हैं। इसमें विटामिन भी हैं, विटामिन ए, डी, ई वगैरह। तो हमें रेगुलर या नियमित तरीके से पशुओं को मिनरल मिक्सचर देना है। एक बड़ा पशु है तो उसको 50 ग्राम कम से कम 20 दिन के लिए देवें और कुछ अंतराल बाद वापस देवें। नियमित कृमिनाशक दवाइयाँ देवें। खान पान का विशेष महत्व प्रजनन के लिए रहता है, जिसमें आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, इस तरह के पोषक तत्व और विटामिन्स ए, डी, ई, ये जो है बहुत ही प्रजनन के लिए आवश्यक हैं। तो लगातार मिनरल मिक्सचर दें, 50 ग्राम 20 दिन के लिए दें, और कृमिनाशक दवाइयाँ पशु को नियमित अंतराल पे लगभग 4-6 महीने में ज़रूर देवें, जिससे पशु की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल पूरी रहे और पशु का प्रजनन चक्र वापस समय पे आना स्टार्ट हो जाए। तो डॉक्टर साहब, ये तो ही प्रजनन संबंधी जो समस्याएं आती हैं और उनका किस प्रकार से किसान भाई इसका निदान कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसी कोई विशेष बातें हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए? पशुपालक भाई प्रजनन से संबंधित रिकॉर्ड का संधारण करें। मेरा रिकॉर्ड का यहाँ पर मतलब ये है कि प्रजनन चक्र जो 21 दिन का पशु का होता है, कब वो मद में या ताव में आया, कितने दिन के लिए आया, जैसे 1 दिन के लिए आता है सामान्यतः गाय, तो कितने समय के लिए आया, इसका सबका रिकॉर्ड का संधारण ज़्यादा भी नहीं तो अपने घर के कैलेंडर पे ही लिख ले। दूसरी बात, उसको कृमिनाशक दवाई रेगुलर अंतराल पे देवें। ये जो 2-3 बातें हैं ये आप रखें और निश्चित रूप से प्रजनन क्षमता पशु की बढ़ेगी और आप एक निश्चित अंतराल बाद में बच्चा या बच्ची, बछड़ा बछड़ी ले पाएंगे। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई समस्या या सुझाव आपके पास हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।